हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर। अभी तक हम पार्ट 14 के अंदर 5 दिसंबर 2022 के एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, निम्नलिखित बार ग्राफ में 3 अलग अलग देशों एक्स, वाई और जेड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दालों के उत्पादन के आंकड़े लाख टन में दर्शाए गए हैं। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 3 अलग अलग देशों एक्स, वाई और जेड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दालों का उत्पादन लाख टन में किस देश का 5 वर्षों का औसत उत्पादन लाख टन में अधिकतम है। तो यहाँ पर देखिए 5 साल का आपको ये डाटा दे रखा है, टोटल 5 साल का डाटा दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, एक्स देश का यहाँ पर कुल जो है उत्पादन वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर आप डिवाइड करेंगे 5 से। इसी तरह से वाई का यहाँ पर टोटल कर लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तभी तो औसत आएगा। यहाँ पर जेड का टोटल निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से। आप देखेंगे एक्स, वाई, जेड तीनों ही वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्स, वाई, जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और उनमें से पता लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी है। 5 से डिवाइड करने की आपको ज़रूरी नहीं है, उनमें से पता लगा लीजिए कि ज़्यादा कौन सी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका एक्स जो है ये ब्लू वाला है और ब्लू वाले का यहाँ पर टोटल सम देखें तो ये 13 और 15 कितना हो जाएगा, ये 28, 12 हो जाएगा 40, 14 हो जाएगा 54 और 11 हो जाएगा 65। यानी कि एक्स का सम जो है यहाँ पर टोटल कितना आ चुका है, 65 आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पर वाई का सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वाई का यहाँ पर ऑरेंज वाला आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। वाई का यहाँ पर सम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12, 14 कितना हो जाएगा 26 और 26, 13 कितना हो जाएगा, ये 29, 39 और 15 कितना हो जाएगा, ये 39 और 15 हो जाएगा 44 और 10 54 और 54 और 13 कितना हो जाएगा, 54 और 13 हो जाएगा 67। तो यहाँ पर वाई का टोटल जो है आपके पास 67 आ चुका होगा। और इसी तरह से आप जेड का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। जेड यहाँ पर ये ग्रे वाला है और यहाँ पर इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 और ये 13 कितना हो जाएगा 27 और 15 कितना हो जाएगा 32 और 42 हो जाएगा 42 और 12 कितना हो जाएगा 42 और 12 54 हो जाएगा और 54 और 15 कितना हो जाएगा 54 और 15 69 हो जाएगा। यानी कि जेड का टोटल जो है 69 है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाटा जो है जेड का दिखाई पड़ रहा है, तो जेड ही आपका राइट आंसर होगा। चाहे तो आप इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो भी जेड का ही ज़्यादा आपको औसत दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर निम्नलिखित पाई चार्ट एक गाँव में एक घर के निर्माण में कई पदों पर यहाँ पर 12 लाख के कुल व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। सीमेंट, लकड़ी और प्लास्टिक पर खर्च किए गए कुल व्यय का प्रतिशत कितना है, दशमलव के 2 स्थान तक सही आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए सीमेंट, लकड़ी और प्लास्टिक का डाटा देखिए कितना दे रखा है। तो सीमेंट का आपको यहाँ पर 57 डिग्री दे रखा है। आपको अगर यहाँ पर दिखाई ढंग से नहीं पड़ रहा है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, ठीक है। सीमेंट का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 57 और लकड़ी का ये 40 डिग्री और प्लास्टिक का ये 55 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 57 और 40 कितना हो जाएगा 97 और 97 55 कितना हो जाएगा 152। यानी कि ये टोटल 152 डिग्री आ चुका है, 152 डिग्री आ चुका है। और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री का 152 कितना परसेंट है वो कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 से 10 ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 9 चौके 36 और ऊपर 4 तिरका 12 और 8 चौके 32। यानी कि 380 डिवाइडेड बाय 9 आएगा और 380 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 चौके 36 और यहाँ पर बचेगा 20 और 9 दूनी का 18 और फिर 0.922, ठीक है, % आ जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है, ठीक है।
और यहाँ पर आपको दे रखा है अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए औसत चाल कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड 1 जो है आपको दे रखी है कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और इस स्पीड 2 जो है कितनी दे रखी है, इसका 60% अधिक, यानी कि 50 का आप कितना कैलकुलेट कर लेंगे, 160% कैलकुलेट कर लेंगे। 160% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 50 का 160% कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 पंजे 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड 2 जो है वो आ जाएगी। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2s1 इंटू में s2 और डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। s1 और s2 यहाँ पर स्पीड है, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा 2 गुणे 50 इंटू में 80, और यहाँ पर बट्टे के अंदर 50 और 80 का योग कितना हो जाएगा 130, और यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 800 और डिवाइडेड बाय 13। जब 800 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 6 78, यानी कि फर्स्ट डिजिट जो है आपका 6 जिस भी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है वो आंसर आपका राइट हो जाएगा। और कंप्लीट इसको डिवाइड करेंगे तो 61.53 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर tan a बराबर आपको दे रखा है 2/3। तो आपको पता है tan a किसके बराबर होता है, ये sin a डिवाइडेड बाय cos a के बराबर होता है, और ये बराबर दे रखा है 2/3 के, यानी कि sin a की वैल्यू 2 यूनिट है और cos a की वैल्यू 3 यूनिट है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर दीजिए। तो sin a की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 चौके 20 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस के अंदर cos a की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18, और यहाँ पर बीच में निशान डिवाइड का है तो इनको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर sin a की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 15 चौका 60, और प्लस के अंदर आएगा ये 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिका 27, ऊपर आएगा 2 और बट्टे के अंदर आएगा 87, 2/87 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान करता है, इनमें से किस स्कीम का छूट प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये कैलकुलेट आपको करके बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट के अंदर देखेंगे तो ये 10% की छूट आपको दे रखी है। ये 10% की छूट, यहाँ पर 2 क्रमिक छूट, यहाँ पर देखिए 2 क्रमिक छूट दे रखी है 10% की। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस के अंदर 10 और माइनस के अंदर 10 डिवाइड इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर ये देखिए ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 माइनस का 1, यानी कि 19% जो है आपके पास आ जाएगा। 20 से तो ये भी कम है, और यहाँ पर ये इसका करेंगे तो ये इसी तरह से 15% प्लस के अंदर 5 और माइनस के अंदर आएगा 15 गुणे 5 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि इसमें से भी कुछ ना कुछ माइनस होगा 20 में से, तो ये 20% से ये भी कम आएगा। और यहाँ पर ये तीसरे ऑप्शन के अंदर 20% दे रखी है, तो सबसे अधिक जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की छूट जो है वो सबसे अधिक होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है एक व्यवसाय सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता है। केवल दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय जो है 12% का क्या करता है, वो बेईमानी करता है। तो यहाँ पर 12% का प्रॉफिट, एकल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपके पास 12% का पहले, और फिर प्लस के अंदर 12, और फिर प्लस के अंदर 12 गुणे 12 और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12 दूनी का 24, और प्लस के अंदर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 1.44 आ जाएगा, और ये बराबर इनको ऐड करेंगे तो 25.44% का जो है इससे प्रॉफिट आ जाएगी, यानी प्रॉफिट में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या कम होती है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड को आप कन्वर्ट कर लीजिए किस में, 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर लीजिए आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 20 इंटू आपके पास आ जाएगा 18/5, और ये 5 से कटेगा 5 चौके 20 और 18 4 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ये 72 किलोमीटर पर आवर की चाल जो है वो 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या है कम है, यानी कि ये सही दे रखा है। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पर दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इस वाले ऑप्शन के अंदर दूरी को चाल से विभाजित करने पर, यानी कि डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दे तो आपके पास समय की गणना की जा सकती है। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करें तीसरे ऑप्शन की,
तो यहाँ पर कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। तो आपको पता है यहाँ पर स्पीड बराबर हो जाएगा कितना, डिस्टेंस बटे टाइम। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर यहाँ पर स्पीड क्या हो, स्पीड क्या हो, कम हो, यहाँ पर समय जो है वो कम हो, कम समय, और ये डिस्टेंस जो है ये आपकी एक ही रहनी चाहिए, बराबर ही रहनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर टाइम जो है वो कम होगा तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि उच्च चाल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ये 99 किलोमीटर पर आवर की चाल 24 मीटर पर सेकंड की चाल से कम होती है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले ये 99 इंटू के अंदर किलोमीटर पर आवर को यहाँ पर करेंगे तो ये 5/18 आ जाएगा, ठीक है। 5/18 ये 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 दूनी का 18 और ये 11 बार कट जाएगा 9 से, और 11 पंजे 55/2 यानी कि 55 का आधा हो जाएगा 27.5 मीटर पर सेकंड की चाल हो जाएगी। और ये दे रखा है कि 27.5 मीटर पर सेकंड की चाल जो है ये 24 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या है, कम है, 24 मीटर पर सेकंड की चाल से कम है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन जो है 27.5 जो है वो 24 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप क्या, 25 का क्यूब लिख सकते हैं, 25 का क्यूब हो जाएगा। और माइनस प्लस के अंदर लिख लूँ मैं यहाँ पर माइनस का 75 का होल क्यूब, और प्लस के अंदर लिख लूँ इसको 50 का क्यूब, 50 का क्यूब। अब आप यहाँ पर जानते हैं एक फॉर्मूला होता है आपके पास ए का स्क्वायर, ए का क्यूब प्लस के अंदर बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस के अंदर बी का क्यूब और प्लस के अंदर सी का क्यूब। यहाँ पर अगर ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करें यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है 0 हो, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। 25 को ए ले लीजिए और -75 को बी और 50 को सी ले लीजिए। इनका योग करेंगे तो ये 50 और 25 75 -75 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 होता है तो ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब और प्लस के अंदर सी का क्यूब जो है ये बराबर होता है आपका 3 इंटू में ए इंटू में बी इंटू में सी। तो ये आपका बराबर हो जाएगा 3 गुणे 25 और इंटू में आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस के अंदर 75 और यहाँ पर ये गुणा में आ जाएगा ये 50, ठीक है। तो ये 3 गुणे 25 ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर 75 को 75 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 75 का स्क्वायर करेंगे और 1/75 आपका माइनस में, तो रिजल्ट जो है आपका माइनस में आएगा। और 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5 और हासिल 2 और 7 पंजे 35 दूनी 70 और 2 72 हासिल 7 आएगी, 7 7 49 और 7 आ जाएगा 56 और इसको गुणा करेंगे 50 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 5 पंजे 25 का 5 हासिल आएगी 2 और 5 दूनी का 10 और 2 12 हासिल आएगी 1 और 5 छिका 30 और 1 31 हासिल आएगी 3 और 5 पंजे 25 और 3 28 और ये माइनस का आ जाएगा, आगे एक 0 लगा देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। यह पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा ये कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क आप कैलकुलेट कर लीजिए। 40 आदमी 15 दिन तक काम करते हैं तो ये 40 गुणे 15 जो है आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये 15 चौका 60 यानी कि 600 यूनिट का टोटल वर्क हो जाएगा। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं यानी कि 3 दिन तक तो ये 40 आदमी ही काम करेंगे। तो आपके पास अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये 40 आदमी 3 दिन तक काम करेंगे, ठीक है। तो ये इतने यूनिट का काम हो चुका है, 120 यूनिट का काम हो चुका है। और प्लस के अंदर अब आप यहाँ पर देखिए 40 के अंदर 20 और आदमी जो है नियुक्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। 20 आदमी और जोड़ दिए जाते हैं, ये बाहर से जोड़ दिए जाते हैं। और मान लीजिए ये 40 और प्लस के अंदर 20 ये टोटल आदमी जो जितने हुए हैं ये टी दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर टी मान लिया, ठीक है। टी दिनों तक काम करते हैं तो टोटल वर्क जो है आपका 600 यूनिट दे रखा था क्योंकि 600 यूनिट हमने निकाल लिया था ऊपर, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 600 के। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 गुणे 3 कितना हो जाएगा 120 और प्लस के अंदर ये 40 प्लस के अंदर 60 तो ये हो जाएगा कितना 60 टी के बराबर हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा कितने 600 के।
तो यहाँ पर ये 60t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 120 इधर लाकर माइनस कर दीजिए तो ये आपके पास 480 बचेगा। और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 8 दिन। अब t की वैल्यू 8 दिन आ चुकी है। आपने यहाँ पर देखा कि 3 दिन तक के 40 आदमी काम कर चुके हैं, फिर 20 और आदमी ऐड करते हैं तो यहाँ पर t की वैल्यू जो है 8 दिन आ जाती है। तो 8 प्लस का 3 टोटल कितने दिन हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास हो जाएंगे 8 प्लस का 3। टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 8 पहले, ठीक 8 ये दिन और प्लस के अंदर 3 दिन पहले कर चुके थे ये काम 40 आदमी, तो ये 8 दिन कितना हो जाएगा, 11 दिन का समय 11 दिन का समय जो है इनको लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी 2 शिफ्ट के अंदर कर चुके हैं, 2 या 3 शिफ्ट के अंदर पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर पर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है। अगर इनको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और प्लस करेंगे तो 1 गुणे 199 आएगा, तो 199 बना लेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखिए 98 और 97 पर लगाएंगे तो ये प्लस के अंदर बनाएगा 1 गुणे 195, तो ये 195 आ जाएगा। और प्लस के अंदर ये बनाएगा 1 गुणे 191, तो ये 191 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। और लास्ट में यहाँ पर 12 और 11 पर भी लगा दीजिए तो ये 1 गुणे 23 आएगा, तो यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको समांतर श्रेणी के रूप में बनती हुई एक श्रेणी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर प्रथम पद ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सार्वअंतर d की बात करें तो सार्वअंतर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है, तो यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है, 4 का दे रखा है। प्रत्येक पद के बीच का अंतर 4 है। 99 जो है यहाँ पर इसको अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। अंतिम पद an से लिखते हैं या फिर l से भी इसको लिखा जाता है। ये बराबर दे रखा है 199 के। और यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अंतिम पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने यहाँ पर समांतर श्रेणी पढ़ रखा है तो ये आपको पता होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर an की वैल्यू रखेंगे कितनी, 199 दे रखिए, तो 199 बराबर हो जाएगा ये a की वैल्यू 23 रखेंगे, प्लस के अंदर n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 4 रखेंगे और 23 इधर लाकर माइनस करेंगे तो ये 176 बचेगा और बराबर आएगा n माइनस 1 इंटू में 4 और 4 से ये कटेगा 176 कितने बार, 4 बार और फिर 4 बार यानी कि 44 आएगा। n माइनस 1 की वैल्यू 44, तो यानी कि n बराबर आ जाएगा 45। जब n बराबर 45 आ चुका है तो आप यहाँ से SN कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि n पदों का योग जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि SN यानी कि n पदों के योग का सूत्र जो होता है n/2 इंटू के अंदर a प्लस l, l यहाँ पर लास्ट पद है, अंतिम पद। इस वाले फॉर्मूले को अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप जो है n पदों का योगफल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू 45 रखेंगे, 45/2 और ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू यहाँ पर 23 है और प्लस के अंदर लास्ट पद 199 है। यहाँ पर ब्रैकेट वालों को जोड़ेंगे तो ये 45/2 और इंटू के अंदर आएगा आपके पास ये 222 हो जाएगा, ठीक है। 222 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 111 आएगा और 111 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो ये 45 से कम 45 का 5 हासिल बचेगी 4 और 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 का 9 और फिर से हासिल 4 और 45 और 4 49 यानी कि 4995 जो है इनका टोटल सम आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4567 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाज्य हो। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिएगा, इस 4567 को जो है 7 से डिवाइड करके आप देखिएगा कितना शेषफल आ रहा है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, देखिए 7 6 42 और बचेगा 3 और उतारेंगे 6 7 35 1 बचेगा और 17 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी का 14 यानी कि 3 शेषफल यहाँ पर बचेगा। और 3 जब शेषफल बचेगा तो अब यहाँ पर देखिए ये 3 में कितना और जोड़ें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि 3 में कि वो संख्या जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 7 से। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा 7 और 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो यानी कि 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और कोण A का मान आपसे पूछा गया। तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंदर जो है, चलो त्रिभुज एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक त्रिभुज है A B और C। अब B और C के कोण समद्विभाजक जो है एक दूसरे को कितने डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं,
एक दूसरे को 105 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये कोण आपको दे रखा है 105 डिग्री। आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पता होगी कि कोण यहाँ पर 90 डिग्री और प्लस के अंदर कोण a/2, कोण a/2 बराबर होता है इस वाले कोण के 105 डिग्री के, ठीक है। तो 105 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 × 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और प्लस के अंदर कोण a आएगा, बटे के अंदर 2 आएगा, वो 2 उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 210 डिग्री आएगा, ठीक है, 210 डिग्री। तो कोण a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 210 में से 180 माइनस करेंगे तो ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण a की वैल्यू जो है 30 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पर कोण a का मान 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है, ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाना संभव हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। परिमाप, अगर आपको परिमाप जो है पेरीमीटर, परिमाप जो है आपको एक तो दे सकता है आपको इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या में दे सकता है, और दूसरा दे सकता है आपको ओड नंबर्स, यानी कि परिमाप एक विषम संख्या में हो सकता है और एक सम संख्या में। जब सम संख्या में हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुजों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए, त्रिभुजों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे p² डिवाइडेड बाय 48, और ओड में दे रखा हो तो आप लगाएंगे p और प्लस के अंदर 3 करेंगे, ठीक है, परिमाप में 3 करेंगे प्लस ऐड, और इसका स्क्वायर करेंगे और इसको डिवाइड कर लीजिए 48 से, तो आपके पास जो है त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कितना, परिमाप जो है वो दे रखा है 13, परिमाप जो है वो दे रखा है, पेरीमीटर जो है वो दे रखा है आपको 13। एक क्या है, विषम संख्या, ओड नंबर्स है, तो ओड नंबर्स वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये 13 प्लस के अंदर 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 48 से, तो 13 + 3 कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर 256, और 256 डिवाइडेड बाय 48, 16 से काटेंगे तो ये 16 × 3 = 48, और ये 16 बार कट जाएगा। 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 × 3 = 15, और फिर यहाँ पर 0.33 बार जाएगा, ठीक है, तो 5.33। लेकिन लगभग में यहाँ पर बराबर देखें, पूर्णांक में यहाँ पर देखें तो ये पूर्णांक में 5 आ रहा है, तो 5 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ऐसे त्रिभुज 5 संभव हैं। इसके बाद सही बीजीय व्यंजक का चयन करना है आपको यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर ए जो है आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से a कॉमन लेंगे, आप a कॉमन लेंगे तो a कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा b-1, और यहाँ पर आगे वाले पद में -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा b-1। अब b-1 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, b-1 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा a-1 बचेगा। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर बराबर b-1 इंटू में a-1 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रैकेट के अंदर तो b-1 ठीक है दे रखा है, लेकिन दूसरी ब्रैकेट के अंदर आपको 1 - a दे रखा है, आना क्या चाहिए a-1, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर a कॉमन लेंगे, यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो b+1 बचेगा, और माइनस का ही यहाँ पर कॉमन लेंगे तो b-1, तो फिर आगे कुछ कॉमन आने वाला है नहीं, तो ये ऐसे ही आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला और ऑप्शन एक वाला जो है यहाँ पर सेम ही है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है सेम ही है, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर सोल्व किया था यही आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर b-1 आना चाहिए और a-1 दे रखा है, ठीक है, लेकिन 1 - b जो है वो नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी इसके बराबर नहीं होगा, तो ये भी आपका हट जाएगा। ये तीन ऑप्शन हट जाएंगे बच्चा, ये तो वैसे भी आपका इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 का ही ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये a-1 आना चाहिए, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर b-1, तो a-1 आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और b-1 ये दिखाई पड़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात a और 36 के तृतीयानुपात के बराबर है, a का मान ज्ञात करना आपको, तो यहाँ पर देखिए 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये 27 और इसको गुणा करते हैं हम 24 से, और इसको डिवाइड करते हैं फिर 12 से, ठीक है, तो ये हमारे पास चतुर्थानुपात आ जाता है। और इसका तृतीयानुपात, इन दोनों का तृतीयानुपात कैलकुलेट करते हैं, तृतीयानुपात 36 का स्क्वायर, यानी कि ये लिखते हैं हम 36 × 36 और डिवाइड करते हैं इसको किससे, a से डिवाइड करेंगे, तो ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो 12 × 2 = 24, या 2 बार कट जाएगा,
और 9 से ये कटेगा 9 त्रिका 27 और ये 9 से कटेगा 9 चौके 36। ये 2 से कटेगा 4 कितनी बार 2 बार और ये 3 से कटेगा ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है 12 3 36। इधर 1 बच जाएगा ये बराबर यहाँ पर 12 गुणे 2 यानी कि ऊपर 24 आ जाएगा और बट्टे के अंदर ए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ तो ए बराबर आपके पास आ जाएगा 24। यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई आपको ये दे रखी है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है, तो 73 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 48 का स्क्वायर और प्लस के अंदर 55 का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और फिर 7 का 21 दूनी 42 का 2 और फिर हासिल आपके पास आएगी 4 और 7 7 49 और 4 हो जाएगा 53 यानी कि 5329। अब आप इधर भी देख इसको सोल्व करके देखिए 5329 आ रहा है, तो यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा, ये एक ट्रिपलेट बनाएगा और समकोण त्रिभुज बनेगा। फिर हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 48 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, 64 का 4 और 8 चौके 32 दूनी 64। ठीक है 32 दूनी 64 और 64 और 6 हो जाएगा आपके पास 70, 70 की बिंदी हासिल 7 और 4 चौके 16 और 7 कितना हो जाएगा ये 23 और प्लस के अंदर इस 55 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 5 5 25 हासिल आएगी 2 और 5 5 25 2 50 और 2 52 हासिल 5 आएगी 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यानी कि इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 5329 बना रहा है, यानी कि ये बराबर आ रहा है इसके। तो यानी कि ये एक ट्रिपलेट तो बनाएगा और ये एक ट्रिपलेट बनाएगा तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर 73 जो है इसका कर्ण हो जाएगा। ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पर बी कोण जो है समकोण है, बी कोण समकोण है और ये आपका 48 हो जाएगा और ये आपका 55 हो जाएगा। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु, सबसे लंबी भुजा यहाँ पर 73 है, इसका मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष इसका बी है, बी से मिलाने पर बी से जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई आपसे पूछी गई है। ये मान लीजिए डी था, तो बी डी की लंबाई आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज आपको पता होगी कि ये बी डी की लंबाई जो है यहाँ पर ए डी के बराबर होगी और डी सी के भी बराबर होगी, यानी कि 73 का आधा होगी। बी डी बराबर हो जाएगी 73/2 और 73/2 कितना हो जाएगा ये 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12 और 0.5 यानी कि 36.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखिए, एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या आपको दे रखी 4 सेंटीमीटर और यानी कि R1 बराबर दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या दे रखी है R2 बराबर दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इस खोखले गोले का आयतन क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि 4/3 यहाँ पर गोले का खोखले गोले का आयतन जो है 4/3 इंटू में R2 का क्यूब और माइनस के अंदर R1 का क्यूब और माइनस के अंदर R2 का क्यूब हो जाएगा। R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 4/3 इंटू के अंदर पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करना रहने दीजिए क्योंकि पाई के अंदर आपका ऑप्शन दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और माइनस के अंदर ये 1 हो जाएगा और ये बराबर 4/3 इंटू में आएगा पाई और ये इंटू में आएगा 63 और 63 3 से कट जाएगा कितनी बार 21 बार और 21 चौके कितना होता है 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखिए, दी गई तालिका एक संगठन में 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या और हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर वर्ष 2019 में जाकर देखें तो यहाँ पर लेखाकार का ये स्तंभ आपको ये दे रखा है। यहाँ पर देखिए शामिल कितने हुए इनका टोटल कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पर शामिल हुए थे इनका टोटल कर लीजिए और छोड़ के गए थे इनका टोटल कर दीजिए। इन दोनों का अंतर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर इनका शामिल कितने होते हैं इनका टोटल करेंगे तो ये 35 15 कितना हो जाएगा 50 50 और 26 ये 14 कितना हो जाएगा 40 और 40 50 40 90 90 20 110 यानी कि 110 जो है शामिल हुए थे। छोड़ के कितने गए उनका कैलकुलेट कर लीजिए सम। तो ये 16 और 24 कितना हो जाएगा ये 40 40 38
40 38 78 78 5 कितना हो जाएगा 83, और 83 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 83 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 27 जो है कार्यरत लेखाकारों की संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एडम के मामले में बोनस से होने वाली आय बकाया से होने वाली आय का कितना प्रतिशत है? तो एडम का यहाँ पर देखना है, और बोनस से होने वाली आय जो है 90 दे रखी है, और बकाया से होने वाली आय जो है वो 200 दे रखी है। तो 90 200 का कितना परसेंटेज है ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो 90/200 गुणे 100 करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स की आय 26,500 है और उनका मासिक व्यय आपको दे रखा है 20,500। अगले वर्ष उनकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 6% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि इनकम इज इक्वल टू आपके पास होता है, इनकम जो है आपका यहाँ पर आय जो है ये बराबर होती है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च, जितना खर्च हुआ था उसमें ऐड कर देंगे सेविंग, यानी कि बचत को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 26,500 जो है वो इनकम है, और एक्सपेंडिचर खर्च कितना है 20,500 है। 20,500 है तो प्लस के अंदर सेविंग, और यहाँ से आप सेविंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेविंग कितनी आ जाएगी आपके पास? यहाँ से 20,500 इधर घटाएंगे तो ये 6,000 आ जाएगी, यानी कि 6,000 उसकी सेविंग है। और बाद में यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका 6% ऐड करेंगे, ठीक, सॉरी, यहाँ पर आय में जो है 12% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आय में 12% की वृद्धि, इसमें इसका 12% कितना हो जाएगा? या 12×5 60, 12×5 की बिंदी हासिल आएगी 6, और 12×6 48 और 6 हो जाएगा 54। 12×5 60 और हासिल आएगी 6, और फिर यहाँ पर 12×6 48 और 6 हो जाएगा 54, और हासिल आएगी 5, और 12×2 24 और 5 हो जाएगा कितना? 12×2 24 और 5 29, ठीक है। तो ये इतने की वृद्धि हो जाएगी, तो इतना जोड़ देंगे। इसके बाद आपको बोला गया कि इसके अंदर, चलो पहले इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 0 4 और 9 और 5 14 का 4, और यहाँ पर हासिल 1 आएगी 6, 2 8 1 9 और 2 आएगा, ठीक है। 29,440। 1 मिनट यहाँ पर फिर से इसको कर लेते हैं, ये 40। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12% ये आपका यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 12% की इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये 12×5 60, ये 12×5 की बिंदी हासिल 6 आएगी, 12×6 72 और 6 आएगा 78, 78 हासिल 7 आएगी, 12×2 24 और 7 हो जाएगा 31, यानी कि 31। 12×5 60 हासिल 6 आएगी, और 12×6 72 और 72 और 6 हो जाएगा 78, और हासिल आएगी 7, और 12×2 24 और 7 हो जाएगा 31। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2 यहाँ पर ये 29,080 हो जाएगा, ठीक है। 29,680 हो जाएगा, 29,680 उसकी टोटल इनकम हो जाएगी। इसके अंदर आप ऐड करेंगे इसके अंदर आप ऐड करेंगे 6%, इसका 6% कैलकुलेट कर लीजिए और वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसका 6% कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए, प्लस करेंगे 6%। तो इसका 6% कितना हो जाएगा? 5×6 30, और यहाँ पर 6×2 का 1230 हो जाएगा, ठीक है। 1230 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये 21,730 आ जाएगा, ठीक है। 21,730, और प्लस के अंदर सेविंग आएगा। तो यहाँ पर सेविंग आप कैलकुलेट कर लेंगे, सेविंग कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सेविंग जो है वो बराबर हो जाएगी, ये इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? ये 7,950 बचेगा, ठीक है। 7,950 बचेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सेविंग जो पहले की थी और अब की जो है, इनमें कितनी वृद्धि हुई है ये आपको से पूछा गया था। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 1,950 की यहाँ पर वृद्धि जो है आपको दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर आप इसका परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 19 यहाँ पर 1950 की वृद्धि आपको दिखाई पड़ रही है, और ये कितने पर है? 6,000 पर है। गुणा करेंगे आप
100 से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 195 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18 और 6 दूनी का 12, यानी कि 32.5% जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 माह में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष 6 महीने का है, तो 6 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 5/2 ईयर टोटल जो है आपके पास टाइम आ जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही कैलकुलेट देखिए, ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे तो ये 17/10 गुना हो जाती है। प्रिंसिपल मान आपके पास यहाँ पर मूलधन मान लीजिए P था, ठीक है, तो ये 17/10 गुना हो जाती है इस मूलधन का, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे मूलधन P तो आपके पास क्या आएगा, ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें से माइनस करेंगे ये 10, यानी कि 7/10 P आपके पास ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि PRT डिवाइडेड बाय 100 है। तो यहाँ पर P जो है मूलधन है और R जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इनटू के अंदर समय आपका 5/2 ईयर हमने कैलकुलेट कर लिया है, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और ये बराबर दे रखा है 7/10 P के, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पर किसके बराबर दे रखा है, 7/10 P के हमने कैलकुलेट किया है। और ये P से P कट जाएगा और ये 5 से कटेगा, ये 100 कितनी बार, 20 बार। 1 जीरो से इस जीरो को उड़ा दीजिए तो यहाँ पर ये R/4 बचेगा, इधर R/4 बचेगा, और बराबर आएगा कितना, 7, यानी कि 7 चौके 28। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 28% आ जाएगी। यही आपको कैलकुलेट करना था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट स्क्वायर ए माइनस के अंदर कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, कोट स्क्वायर ए की जगह रखेंगे आप कोस स्क्वायर ए, और बटे के अंदर साइन स्क्वायर ए, और माइनस के अंदर आपके पास आएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए जो है आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर आएगा कोस स्क्वायर ए, और माइनस के अंदर आएगा कोस स्क्वायर ए, इंटू के अंदर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर जो बट्टे के अंदर है साइन स्क्वायर ए चलेगा, ठीक है। और फिर ऊपर से आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है तो कोस स्क्वायर ए बाहर ले लेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और बटे के अंदर आपके पास आएगा क्या, साइन स्क्वायर ए, और साइन कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, और इनटू के अंदर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, और इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए, थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री रखें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोट थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 + 1 2, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस के अंदर 1 का स्क्वायर 1, और प्लस के अंदर 2 गुणे यहाँ पर 1 की घात 5 होगी तो 1 ही होगा, और गुणे 1 की घात 4 1 ही होगा। तो ये कितना होगा, 2 + 2 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11, 33 और 99 और 121 से विभाज्य हो। तो देखिए, आप इसको ऑप्शन से चेक करेंगे तो यहाँ पर 11 से डिविजिबिलिटी लगाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 से ज़्यादा ऑप्शन अगर आते हैं तो फिर से दोबारा लगा दीजिए 11 से डिविजिबिलिटी, ये आप खुद करके देखेंगे। इसके बाद मैं जो है यहाँ पर इसका प्रॉपर मेथड जो है, यहाँ पर एक्यूरेट मेथड जो है, राइट मेथड है, वो यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये एलसीएम कैलकुलेट करेंगे इनका, ठीक है। और 11, 33 और 99 का एलसीएम 99 तक का 99 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम। और बाद में लेंगे 99 और 121 का। देखिए 11 इन दोनों में कॉमन है तो 11 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99, और 11 9 99 9 कितना हो जाएगा, 108, यानी कि 1089 इनका एलसीएम आ जाएगा। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है कि 9,09,999 जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसको डिवाइड करना आपको 1089 से जो शेषफल है वो इस संख्या में से घटा देंगे तो वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड होगी 11, 33, 99 और 121 से। तो इसके अंदर भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा, यानी कि 9 या 9 81, और 81 का 1 हासिल 8 है कि 9 8 72, 8 कितना हो जाएगा 80, और हासिल आपके पास 8 आ जाएगा, और फिर 9 एकम 9। यहाँ पर घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 8 आएगा, और यहाँ पर 9 आएगा,
और यहाँ पर 1 बचेगा, उतारेंगे 9। अब यहाँ पर भाग 1 बार जाएगा यानी कि 1089, इसमें से 1989 में से घटाएंगे, शेष पर बचेगा कितना 900। तो आपके पास वो राइट आंसर हो जाएगा ये 9,09,999 की जो यहाँ पर संख्या थी, इसमें से माइनस कर देंगे, शेषफल कितना बचा था 100। तो आपके पास जो संख्या आएगी वो कम्प्लीटली डिवाइड होगी, ये 9 और 9 और फिर 0 और 9 9, ये संख्या कम्प्लीटली डिवाइड होगी 11, 33, 99 और 121 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखें, यहाँ पर गोलार्ध का आयतन आपको दे रखा है, उस गोलार्ध की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि गोलार्ध का आयतन कितना होता है, 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब, और ये बराबर दे रखा है कितना 19,404 के बराबर दे रखा है। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये 22 से कटेगा कितने बार, 22 से ये कटेगा, 22 8 176 होता है। ठीक है, 176 8 बार चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा शेषफल कितना, ये 18 बचेगा। ठीक है, 18 बचेगा तो 180 में फिर से 8 बार जाएगा और यहाँ पर शेषफल बचेगा 4 और उतारेंगे 4, 22 दूनी 44। तो ये 2 से कटेगा फिर से, तो ये कितना आएगा 4 एकम 4 दूनी 8। ठीक है, और फिर 4 दूनी 8 और फिर 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर बट्टे के अंदर देखिए आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, बट्टे के अंदर 21 है और 441 को मैं लिख सकता हूँ 21 गुणे 21, और ये 7 त्रिका 21 भी इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।